नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं अष्टवक्र महागीता वॉल्यूम 1 चैप्टर 1। आज है एपिसोड 2। तो लास्ट एपिसोड में हमने क्या देखा था? हमने देखा कि किस तरह से ओशो समझाते हैं कि समाज में एक बुद्धिजीवी तत्व है, बुद्धिजीवी लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर मैंने किसी फूल के बीज को देख लिया तो मैं कह सकता हूं कि वो फूल बनेगा कि नहीं बनेगा। इन शॉर्ट वो ये कहते हैं कि एक बीज को मैंने देखा और उसमें खुशबू नहीं है, उसमें वो चमक नहीं है, उसमें वो सुंदरता नहीं है, तो वो खिलकर अंकुरित होकर एक फूल कैसे बन सकता है? जैसे कमल का फूल, बीज को देखो तो उसमें कोई खूबसूरती नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, पर वो बीज कमल बन सकता है। पर लोग मानने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमने तो देखा है इसे बीज के रूप में, तो ये कमल कैसे बन सकता है? सेम घटना हुई थी बुद्धा के साथ कि जब वो 12 साल के बाद अपने राजमहल या अपने घर वापस आते हैं तो उनके पिता बोलते हैं कि यार तुम क्या ये सब कर रहे हो, ये सब ताम झाम छोड़ो, ये सन्यासी का कपड़ा त्यागो और वापस आ जाओ। क्योंकि बुद्ध के पिता को ये लग रहा है कि मैंने तो इसको देखा है छोटे में, बचपन में, इसमें वो वाली बात थोड़ी ना है कि ये सन्यासी बन गया, बुद्धत्व को पा गया। ही इज अनेबल टू एक्सेप्ट दैट कॉन्सेप्ट। तो हम आगे देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है ये। तो ओशो कहते हैं कि एक तो ढंग है श्रद्धालु का, जो फर्स्ट फॉर्म है उसके बारे में बोल रहे हैं, इन शॉर्ट में समराइज कर रहे हैं कि एक तो ढंग है अश्रद्धालु का, तर्कवादी का, संदेहशील का, कि वह कहता है कि बीज को हम पहचानते हैं तो फूल नहीं हो सकता। मतलब उनका यह कहना है कि हमने बीज देखा है और वो इतने खूबसूरत फूल में नहीं कन्वर्ट कर सकता। आई एम डैम श्योर। व्हाई? बिकॉज आई नो दैट सीड। वाओ। हम कीचड़ को जानते हैं, हम उस कीचड़ से कमल हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? ये तर्कशील लोग बोलते हैं सब गलत है, सपना होगा, भ्रांति होगी, किसी मोहजाल में पड़ गए होंगे, किसी ने धोखा दे दिया, कोई जादू, कोई तिलिस्म। एक तो यह रास्ता है। दो टाइप के लोग होते हैं, ओशो समझा रहे थे। तो फर्स्ट टाइप को हमने लास्ट एपिसोड में एक्सप्लेन किया था, और उसका क्या कहते हैं, क्रिस्प फॉर्म यहाँ पे उन्होंने बोला, क्योंकि वो अब दूसरा फॉर्म बताना चाहते हैं। और एक दूसरा रास्ता है श्रद्धालु का, प्रेमी का, भक्त का, सहानुभूति से भरे हुए हृदय का। वह फूल को देखता है और फूल से पीछे की तरफ यात्रा करता है। वह कहता है कि जब फूल में ऐसी सुगंध हुई, जब फूल में ऐसी विभा प्रकट हुई, जब फूल में ऐसी प्रतिभा, जब फूल में ऐसा कुंवारापन दिखा, तो जरूर बीज में भी रहा होगा। क्योंकि जो फूल में हुआ है वह बीज में न हो तो हो ही नहीं सकता। एक जो पहला वाला फॉर्म था, वो तर्कशील लोग जो कहते हैं ना, अश्रद्धालु लोग, उन्होंने बीज देखा और फूल की कल्पना से मना कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीज में वो क्वालिटीज दिखती नहीं है ना। और एक दूसरे है श्रद्धालुओं का, उन्होंने फूल देखा और ये बैकट्रैक किया और बोला कि यार अगर फूल इतना खूबसूरत है तो पक्का से पक्का ये सारी क्वालिटीज जो इस फूल में है वो उसके बीज में जरूर होगी, अन्यथा ये संभव नहीं। ये सारी घटनाएं, ये कथाएं घटी हैं, ऐसी नहीं है। जिन्होंने अष्टवक्र के फूल को देखा, उनको यह ख्याल में आया कि जो आज हुआ है वह कल भी रहा होगा। छिपा था, अवगुंठित था, पर्दे में पड़ा था। जो आज है, अंत में है, वह प्रथम में भी रहा होगा। जो मृत्यु के क्षण में दिखाई पड़ रहा है वह जन्म के क्षण में भी मौजूद रहा होगा, अन्यथा पैदा कैसे हो गया? देखो यार, इसमें वही एपिसोड 1 में हमने क्या देखा था कि कुछ कहानियां सुनाई गई थी बुद्ध के बारे में, अष्टवक्र के बारे में। तो ओशो यही बोलते हैं कि ये सारी मैंने कथाएं हैं, कहानियां हैं, जरूरी नहीं कि ये घटी होंगी। लेकिन जब लोग अष्टवक्र को देखे होंगे उनके पिनाकल पे, उनके बेस्ट फॉर्म में, तब लोगों ने ये स्पेकुलेट जरूर किया होगा। जब बुद्ध को लोगों ने देखा होगा तब एक चीज़ जरूर सोचा होगा कि यार ये इंसान जिस बुद्धत्व पे पहुंचा हुआ है, ये एक दिन में तो नहीं कन्वर्ट हो गया ना।
ये क्वालिटीज इस इंसान के अंदर बचपन से ही इसके अंदर निहित होगी। भले दिखा ना होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इसके अंदर होंगी ज़रूर। जैसे हम लोग कहते हैं ना अपने रियल लाइफ में भी कि यार देखो कितना इंटेलिजेंट है यार, अभी इतना सक्सेसफुल हो गया है, तो पक्का ये स्मार्ट तो बचपन से ही होगा। भले बचपन में तो उसको किसी ने स्मार्ट ना कहा हो, लेकिन लोग ये एज्यूम करते हैं कि ये सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर इनबिल्ट होंगी बचपन से। ठीक है, तो एक तो ढंग ये है कि फूल से पीछे की तरफ देखना, बैक ट्रैक करना, और एक है बीज से आगे आगे की तरफ देखना। गौर से देखो तो दोनों में ही सार सूत्र एक ही है, दोनों की आधार भित्ति एक ही है, लेकिन कितना जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। जो बीज वाला है वह भी यह कह रहा है कि जो बीज में नहीं है वह फूल में कैसे हो सकता है। यह उसका तर्क है। फूल वाला भी यही कह रहा है, वह कह रहा है कि जो फूल में है वह बीज में भी होना चाहिए। दोनों का तर्क एक ही है। एक पॉजिटिव सेंस से बोल रहा है और एक उसका नेगेटिव नहीं, उसका निगेशन फॉर्म में बोल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बोल रहा है, जस्ट इमेजिन करो अभी दिन है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि अभी दिन है, पर एक दूसरा इंसान बोला कि नहीं अभी रात नहीं है। तो सोच के देखो, हम दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, अप्रोच अलग है पर भाव सेम है, लेकिन दोनों के देखने का ढंग अलग है। बड़ी अड़चन है। मुझसे कोई पूछता था कि आपके साथ बचपन में बहुत लोग पढ़े होंगे, स्कूल में कॉलेज में, वे दिखाई नहीं पड़ते। वे कैसे दिखाई पड़ सकते हैं? उनको बड़ी अड़चन है, वे भरोसा नहीं कर सकते, अति कठिन है उन्हें। मतलब ओशो से पूछा कि आपके साथ भी तो बहुत सारे लोग होंगे स्कूल में कॉलेज में, पर आज के डेट में वो आपके साथ क्यों नहीं दिख रहे हैं? मतलब वो एक श्रद्धालु पूछेगा ना कि आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं, इतना ज्ञान है, तो वो लोग कहाँ हैं? वाई दे आर नॉट विद यू इन सर्च ऑफ नॉलेज? वाई दे आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस? तो वही बोल रहे हैं कि भरोसा नहीं कर सकते वो लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन में देखा है। ओशो ये समझाना चाह रहे हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उन्होंने ओशो को बचपन में देखा है। वो बोलते हैं, वो लोग यही सोचेंगे ना कि यार ये हमारे साथ तो खेलता कूदता था, जो हम करते थे वो भी ये करता था, तो इसमें ऐसा क्या खासियत है कि यार ये हमें ज्ञान देगा, प्रवचन देगा, ज्ञान की बातें करेगा, इसकी क्या औकात? हम इससे ज्ञान में कम है क्या? ये एक साइकोलॉजी होती है। कल ही मेरे पास रायपुर से किसी ने एक अखबार भेजा। श्री हरिशंकर परसाई ने एक लेख मेरे खिलाफ लिखा है। वे मुझे जानते हैं, कॉलेज के दिनों से जानते हैं। हिंदी के मूर्धन्य व्यंग लेखक हैं। मेरे मन में उनकी कृतियों का आदर है। लेख में उन्होंने लिखा है कि जबलपुर की हवा में कुछ खराबी है। यहाँ धोखेबाज और धूर्त ही पैदा होते हैं, जैसे रजनीश, महेश योगी, मूदड़ा। 3 नाम उन्होंने गिनाए। धन्यवाद उनका, कम से कम मेरा नाम नंबर 1 पर तो गिनवाया। इतनी याद तो रखी, एकदम बिसार नहीं दिया। बिल्कुल भूल गए ऐसा ना हो। वो जो कहते हैं कि उनका एक दोस्त है जो कॉलेज में, दोस्त नहीं, उनके साथ कॉलीग था कॉलेज में, वो इनको जानते हैं। स्टिल उन्होंने कहा कि बिलासपुर में, जबलपुर में की हवा में कुछ खराबी है, यहाँ पे धूर्त लोग पैदा हो रहे हैं, और उसमें ओशो को भी उन्होंने धूर्त की कैटेगरी में रखा। लेकिन अड़चन स्वाभाविक है, सीधी साफ है। मैं उनकी बात समझ सकता हूं। यह असंभव है, बीज को देखा तो फूल में भरोसा। फिर जिन्होंने फूल को देखा उन्हें बीज में भरोसा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरा बचपन देखा था, तो मेरा अभी का रूप वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उनका कॉलेज का मित्र। और एक दूसरा है कि जिन्होंने फूल को देख रहे हैं वो बीज को देखो। यहाँ पे यह असंभव है, बीज को देखा तो फूल में भरोसा, यह असंभव है। फिर जिन्होंने फूल को देखा उन्हें बीज में भरोसा मुश्किल हो जाता है। मतलब कि अगर कोई इंसान देख रहा है कि इतना खूबसूरत फूल है, और अगर फिर उनको बताया जाए कि इसका जो बीज था इसमें ऐसी कोई भी क्वालिटी प्रत्यक्ष नहीं थी, विजिबल नहीं था, एक्सपीरियंस करने के लायक नहीं था, तो वो मानने को तैयार नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल या कॉलेज में कोई बहुत जीनियस स्टूडेंट आपको दिखा, या वर्क स्पेस में कोई बहुत जीनियस दिखा,
अगर वो ये बोले कि नहीं मैं बचपन में एकदम मूर्ख था, कुछ नहीं जानता था, कोई बहुत अच्छा आपको स्पीकर मिला बोलते हुए, गजब का उसका कम्युनिकेशन स्किल्स है, पर अगर वो ये बोले कि नहीं मैं स्कूल लाइफ में तो बिल्कुल चुप रहता था, गोंग बताल की तरह एकदम मौन रहता था, कुछ बोल ही नहीं पाता था, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, अभी तुम ऐसे हो लेकिन बचपन में कुछ नहीं था, हाउ इट इज पॉसिबल। तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो सभी महापुरुषों की जीवन कथाएं दो ढंग से लिखी जाती हैं। जो उनके विपरीत है वे बचपन से यात्रा शुरू करते हैं, जो उनके पक्ष में है वे अंत से यात्रा शुरू करते हैं और बचपन की तरफ जाते हैं। दोनों एक अर्थ में सही हैं, लेकिन जो बचपन से यात्रा करके अंत की तरफ जाते हैं वे वंचित रह जाते हैं। उनका सही होना उनके लिए आत्मघाती है। जो अंत से यात्रा करते हैं और पीछे की तरफ जाते हैं वे धन्य भागी हैं, क्योंकि बहुत कुछ उन्हें अनायास मिल जाता है जो कि पहले तर्कवादियों को नहीं मिल पाता। मतलब कि दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं हम उनको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये है कि हम उनका बचपन से विवरण करना शुरू करें कि अरे यार उतने स्मार्ट नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे, इतना कैपेबल नहीं थे, तो एक तरह से आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट आ गया। अब उनकी तरफ आप मूव करोगे ना तो हमेशा एक क्रिटिकल में रहोगे। आप उस इंसान की क्वालिटीज को इग्नोर करके आप हमेशा वो कमी फाइंड आउट करते हुए जाओगे और अपने पॉइंट को प्रूफ करने की कोशिश करोगे कि देखो मैं कह रहा हूं ना कि ये बचपन से ही बेवकूफ़ है, जिसको तुम लोग इतना महापुरुष मान रहे हो वो महापुरुष है नहीं। और आप हर वो मुद्दा ढूंढने की कोशिश करोगे या क्रिएट करने की कोशिश करोगे कि आप ये प्रूफ कर सके कि जिसको आप महापुरुष बोल रहे हो वो दरअसल है नहीं, क्योंकि उसका बचपन ऐसा है। वहीं दूसरी ओर जो रिवर्स में जाते हैं कि जो अभी प्रेजेंट देख के वो ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि पास्ट क्या है, वो भी ये करेंगे कि भाई इतना शानदार आदमी है, ये है, वो है, तो वो कोशिश करेंगे कि आपके सारे डिमेरिट्स को इग्नोर करते जाए और वो आपके बचपन में भी आपको बेटर से बेटर प्रूफ करके दिखाएंगे। दोनों ही एक दूसरे देखा जाए तो एक तरीका सही है, गलत नहीं है। एक प्रो नेगेटिव है और एक प्रो पॉजिटिव है, दोनों ही बातें सही हैं। बट एक प्रॉब्लम ओशो ये बोलते हैं कि कम से कम जो प्रेजेंट से बैक की ओर जा रहा है वो कम से कम कुछ अच्छी बातों पे ध्यान लेते हुए जा रहा है। एटलीस्ट उसके जीवन में कुछ तो फायदा हो रहा है। हर इंसान में बुराई हो सकती है, कमी हो सकती है, लेकिन अगर मैं उस इंसान की केवल कमी पर नज़र डालता रहा तो उससे मैं कुछ सीख नहीं पाया। बस अपने अहंकार, अपने ईगो को मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ। लेकिन इसका जस्ट उल्टा थिंक कि अगर किसी इंसान को मैंने देखा उसमें हजारों बुराइयां होंगी, पर मैंने बस कुछ उसकी अच्छाइयों को देखा और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, तो ओवरऑल जीता कौन? मैं। बाकी उसमें जो बुराई है आई डोंट केयर। तो मैं उसकी अच्छी बातों को ही देखा, अच्छी बातों को समझा, अच्छी बातों को बोला और अच्छी बातों को प्रोपोगेट किया। दैट्स ऑल। ठीक है। देखो ये सारी बातें ना हम रियल लाइफ में अपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जरा सोच के देखना इसको कि आप क्या बनना चाहते हैं। कि आप लोगों में केवल बुराइयां ही ढूंढना चाहते हैं, उससे आपका लॉस है। क्योंकि वो इंसान जो इंसान केवल नहीं, सिचुएशन की भी बात कर रहा हूँ। कोई सिचुएशन, कोई इंसान, कोई फिनोमेना, कोई घटना, उसमें कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ बुरी बातें होंगी। इट्स ऑन यू that how you want to interpret that thing and how you want to take it as a lesson for your life। अब ना केवल मैं गलत मालूम होता हूँ, मेरे कारण जबलपुर तक की हवा उनको गलत मालूम पड़ रही है। बोल रहे हैं कि मेरे कारण वो जबलपुर के सारे लोगों ने उस हवा को ही दोषी ठहरा दिया कि यही कुछ प्रॉब्लम है। कुछ भूल हवा पानी में होनी चाहिए। यद्यपि मैं उनको कहना चाहूँगा जबलपुर का कोई हक नहीं मेरे संबंध में हवा पानी को अच्छा या खराब तय करने का। बोल रहे कि जबलपुर के हवा पानी की इतनी क्या औकात कि वो मेरे बारे में कुछ अच्छा या बुरा कह दे, उनको कोई हक नहीं है। जब मतलब एक सार्केस्टिक बात बोल रहे हैं, मजे ले रहे हैं उनके। जबलपुर से मेरा कोई बहुत नाता नहीं, थोड़े दिन वहाँ था। हमेशा योगी भी थोड़े दिन वहाँ थे, महेश योगी भी थोड़े दिन ही वहाँ थे। उनका भी कोई नाता नहीं, हम दोनों का नाता किसी और जगह से है। उस जगह के लोग इतने सोए हैं कि उन्हें अभी खबर ही नहीं। महेश योगी और मेरा जन्म पास ही पास हुआ।
दोनों गाडरवाड़ा के आसपास पैदा हुए। उनका जन्म चिचली में हुआ, मेरा जन्म कुछवाड़े में हुआ। अगर हवा पानी खराब है तो वहाँ का होगा। इसका कुछ गाडरवाड़ा का होना चाहिए, कभी होगा। इसका दुख गाडरवाड़ा को होना चाहिए, कभी होगा। यह सुख जबलपुर को इसके बीच में लाने की जबलपुर को इसको बीच में लाने की जरूरत नहीं थी। मतलब एक सार्केस्टिक एक तथ्य बोल रहे हैं, मेरे कमेंट बोल रहे हैं। लेकिन मन कैसे तर्क रचता है, सवाल यह है, मन कैसे तर्क रचता है। अब जो अष्टवक्र की कथा को देखेगा वह सुनते ही कह देगा गलत, वह सुनते ही कह देगा गलत, असंभव। यह तो कथा जिन्होंने लिखी है उनको भी पता है कि कहीं कोई गर्व से बोलता है क्या। ये वो एपिसोड 1 में हमने कथा सुनी थी। इसमें यह था कि अष्टवक्र ने, वो कथा इस तरह की थी कि अष्टवक्र ने गर्भ में ही रह के अपने पिताजी जो वेदों का वाचन किया करते थे, प्रकांड पंडित थे, उनको सुन लिया और सीख लिया और उस पर कमेंट भी कर दिया कि यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे ये सही है। तो उसी कथा के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी इंसान, तर्कवान इंसान सुनेगा तो बोलेगा हाउ इट इज पॉसिबल यार, कि यार तुम गर्भ में ही सुन रहे हो, गर्भ में बोल रहे हो। बात सही है, एक तरह से देखा जाए तो गलत नहीं बोल रहा है वो। वे तो केवल इतना ही कह रहे हैं कि जो आखिर में प्रकट हुआ वह गर्भ में मौजूद रहा होगा। जो वाणी आखिर में लिखी वह किसी न किसी गहरे तल पर गर्भ में भी मौजूद रही होगी, अन्यथा लिखती कहाँ से, आती कहाँ से। वो बोल रहे हैं कि अगर हम अष्टवक्र को प्रेजेंट में देखें, उनका ज्ञान और उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये सिर्फ एक मेटाफोरिक स्टोरी की तरह इसको लो कि ये बोला जा रहा है कि वो जो ज्ञान था वो अचानक से एकाएक नहीं आया है, वो गर्भ के समय से उस इंसान के अंदर मौजूद होगा, अन्यथा इतना डीप नॉलेज, इतना डीप क्लैरिटी पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इसी चीज को एग्जैगरेट करके किसी राइटर ने, किसी कथावाचक ने उस कथा को गढ़ा होगा। ओशो ये कहना चाहते हैं। शून्य से थोड़े ही कुछ आता है, हर चीज के पीछे कारण है, नहीं देख पाए हो हम, लेकिन था तो मौजूद। वही बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा जो गर्भ काल से ही अष्टवक्र में मौजूद हो। ये सारी कथाएं इसी का सूचन देती हैं। दे आर मेटाफोरिक, दे आर सिंबॉलिक। अष्टवक्र के संबंध में दूसरी बात जो ज्ञात है वह है जब वे 12 वर्ष के थे। बस 2 ही बातें। एक बात तो ये कि गर्भ वाली बातें कथा एक मालूम है अष्टवक्र के बारे में, और एक दूसरी बात है जब वो 12 वर्ष के थे। तीसरी उनकी अष्टावक्र गीता है, या कुछ लोग कहते हैं अष्टावक्र संहिता। मतलब तीसरी कोई बात मालूम नहीं है, तीसरी बस यही कि हाँ भाई उनकी लिखी हुई या बोली हुई अष्टावक्र गीता है। स्टोरी के फॉर्म में 2 ही बात है, एक गर्भ वाली और एक दूसरी बात जो 12 वर्ष की थी। वो बताते हैं कि जब वो 12 वर्ष के थे तो एक बड़ा विशाल शास्त्रार्थ जनक ने रचा। एक बहुत बड़ा शास्त्रार्थ जनक एक कोई थे, वो ये साधु या ये किंग थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया। शास्त्रार्थ मतलब होता है जहां पे डिबेट चलता है, इंटेलेक्चुअल डिबेट, टॉक। जनक सम्राट थे और उन्होंने सारे देश के पंडितों को निमंत्रित किया था, और उन्होंने 1000 गाय राजमहल के द्वार पर खड़ी कर दी और उन गायों के सिंगों पर सोने मढ़ दिए, सोना, गोल्ड और हीरे जवाहरात लटका दिए, और कहा जो भी विजेता होगा वह इन गायों को हाँक कर ले जाए। दैट वाज द प्राइज मनी, जो भी उस शास्त्रार्थ में जीतेगा। बड़ा विवाद हुआ, अष्टवक्र के पिता भी उस विवाद में थे। खबर आई सांझ होते होते कि पिता हार रहे हैं। सबसे तो जीत चुके थे, वंदित नाम के एक पंडित से हार रहे थे, वंदित नाम के। यह खबर सुन अष्टावक्र भी राजमहल पहुंच गया। सभा सजी हुई थी। विवाद अपनी आखिरी चरम अवस्था में था। निर्णायक घड़ी करीब करीब आती ही थी। पिता के हारने की स्थिति बिल्कुल पूरी तय हो चुकी थी। अब हारे तब हारे की अवस्था थी।
जिस समय अष्टावक्र राजमहल में पहुंचे। अष्टावक्र दरबार में भीतर चला गया। पंडितों ने उसे देखा। महापंडित इकट्ठे थे वहां पर। उसका 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा शरीर देखा उन लोगों ने। वह चलता भी था तो देखकर लोगों को हंसी आती थी। उसका चलना भी बड़ा हास्यास्पद था। सारी सभा उसे देखकर हंसने लगी। अष्टावक्र भी खिलखिलाकर हंसा। जब सभा के सभी लोग, जहां बहुत विशाल, बहुत बड़े प्रकांड सो कॉल्ड विद्वान पंडित पहुंचे हुए थे, बैठे हुए थे, उन्होंने जब अष्टावक्र के 8 अंगों को टेढ़ा मेढ़ा देखा और टेढ़े मेढ़े चाल में चलते हुए देखा, सभी हंसने लगे। उनको देखकर अष्टावक्र भी खुद हंसने लगा। जनक ने पूछा, देखो जनक फिर क्या पूछते हैं, सभी यहां पे हंस रहे हैं, मैं समझ गया कि क्यों हंस रहे हैं, कि तुमको देखकर हंस रहे हैं, लेकिन बेटे तू क्यों हंसा? जनक ने यह पूछा कि सभी हंस रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? तब अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। देखो, चमारों यहां पर शब्द यूज किया गया है, ये किसी जाति सूचक नहीं है। याद रखना, ये बहुत पुरानी बात चल रही है। ये वर्ण अवस्था की, उस समय वर्ण व्यवस्था होगी जिसमें प्रोफेशन के अकॉर्डिंग किया गया है, ये नाम दिया गया है। इट्स नॉट, ये मत सोचना कि यहाँ पे कोई किसी जाति या किसी के बारे में मतलब बोला जा रहा है। ये एक प्रोफेशन के बारे में बोला गया कि जो लोग चमड़े का काम करते हैं, सिंपल, जैसे लोहार जो लोहे का काम करते हैं, एज सिंपल एज दैट। कोई छोटा बड़ा इस सेंस में मत लेना। बड़ा आदमी अनूठा रहा होगा। ये चमार यहां क्या कर रहे हैं? सन्नाटा छा गया। मतलब समझ रहे हो कि इतने प्रकांड पंडित बैठे हुए हैं, विद्वान बैठे हुए हैं, और वहां पे इसने सीधा ब्लंटली ये बात बोल दी कि इन बेवकूफों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। बहुत ही पावरफुल सार्केस्टिक कमेंट था। चमार, सम्राट ने पूछा, तेरा मतलब जब ये शब्द यूज किया तो सम्राट ने कहा, क्या कहना चाहते हो? तब अष्टावक्र कहता है, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ी। समझ में आया चमार क्यों शब्द यूज किया? कि जो चमड़ों का काम करता है। तो उसने बोला कि इन लोगों को केवल चमड़ी दिखाई पड़ी, मतलब मेरा रंग रूप उनको दिखाई पड़ा, मैं नहीं दिखाई पड़ा। वो बोल रहे हैं, अष्टावक्र बोलते हैं कि इन लोगों को केवल मेरी चमड़ी दिखाई पड़ी, इनको मैं नहीं दिखाई पड़ा। मुझसे सीधा साधा आदमी खोजना मुश्किल है, वह तो इनको दिखाई ही नहीं पड़ा। इनको आड़ा टेढ़ा आदमी दिखाई पड़ा। ये चमार है, ये चमड़ी के पारखी हैं। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है क्या? वो बोल रहे कि अगर मंदिर टेढ़ा मेढ़ा भी है तो क्या उस आकाश में, उस अनंत आकाश में टेढ़ापन आता है क्या? घड़े के फूटे होने से आकाश फूटता है क्या? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं नहीं। यह जो भीतर बसा है, इसकी तरफ तो देखो। इससे तुम सीधा साधा और कुछ खोज ना सकोगे। अष्टावक्र अपने बारे में बोलता है कि तुम बाहरी दुनिया देख रहे हो मेरे बारे में, पर इसके अंदर जो भीतर छुपा है, तुमने उसको देखने की कोशिश तक नहीं की। उल्टा हंसे, मजाक उड़ाया। यह बड़ी चौंकाने वाली घोषणा थी। सन्नाटा छा गया वहां पर, उस सभा में। जनक प्रभावित हुआ, झटका सा खा गया। शॉकिंग था ना कि एक 12 साल के बच्चे ने इतनी बड़ी बात बोल दी, जिसका कोई जवाब उनके पास शायद होगा नहीं। निश्चित ही कहा, चमारों की भीड़ इकट्ठी करके बैठा है। खुद पर भी पश्चाताप हुआ, उस राजा जनक को खुद पर भी पश्चाताप हुआ। अपराध लगा कि मैं भी हंसा था। उस दिन तो कुछ न कहने बना, उस दिन तो कुछ न कहते बना। लेकिन दूसरे दिन सुबह जब सम्राट घूमने निकला तो राह पर अष्टावक्र दिखाई पड़ा। उतरा घोड़े से, पैरों में गिर पड़ा। सबके सामने हिम्मत ना जुटा पाया। यार इसमें ये क्या हो रहा है इसको। एक दिन पहले सबके सामने हिम्मत न जुटा पाया था, एक दिन पहले कि कुछ माफी मांग सके अष्टावक्र से। एक दिन पहले तो कहा था, बेटे तू क्यों हंसता है? 12 साल का लड़का था, उम्र तौली थी। समझ रहे हो?
उम्र तौली थी। एक दिन पहले तो कहा था, बेटे तू क्यों हंसता है। 12 साल का लड़का था, उम्र तौली थी, आज उम्र नहीं तौली। उस समय राजा ने उसका एज देखकर ये कैलकुलेट किया था कि अरे यार क्या ही है ये। आज घोड़े से उतर गया, पैरों पर गिर गया, साष्टांग दंडवत किया और कहा, पधारे राजमहल, मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करे। हे प्रभु, आए मेरे घर, बात मेरी समझ में आ गई है। रात भर मैं सो न सका। ठीक ठीक ही कहा, शरीर को ही जो पहचानते हैं उनकी पहचान गहरी कहाँ है। आत्मा के संबंध में विवाद कर रहे हैं और अभी भी शरीर में रस और विरस पैदा होता है, घृणा आकर्षण पैदा होती है। मतलब कह रहे हैं कि राजा जनक ये कहते हैं, सम्राट जनक, कि यार हम लोग बात कर रहे थे उस सभा में आत्मा की, प्योरिटी की, और हम तब भी सिर्फ शरीर को देखकर ही ठहासे मार के हंसने लगे। शरीर में रस और विरस पैदा कर रहे हैं, घृणा और आकर्षण देख रहे थे, मर्त्य को देख रहे थे, अमृत की चर्चा करते हैं। समझ रहे हो, बात हो रही है अमृत की और देख रहे हैं मृत्यु को। धन्य भाग मेरे कि आप आए, मुझे चौंकाया, मेरी नींद तोड़ दी, अब पधारो मेरे घर। राजमहल में उसने बड़ी सजावट कर रखी थी, स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया था इस 12 साल के अष्टावक्र को और उससे जिज्ञासा की। पहला सूत्र जनक की जिज्ञासा है। जनक ने पूछा है, अष्टावक्र ने समझाया है। इससे ज्यादा अष्टावक्र के संबंध में और कुछ पता नहीं, और कुछ पता होने की जरूरत भी नहीं, काफी है, इतना बहुत कुछ है। हीरे बहुत होते भी नहीं, कंकड़ पत्थर ही बहुत होते हैं। हीरा एक भी काफी होता है। ये दो छोटी सी घटनाएं हैं अष्टावक्र के बारे में। एक तो जन्म से पहले की, गर्भ से आवाज और घोषणा की। घोषणा क्या की कि क्या पागलपन में पड़े हो, शास्त्रों में उलझे हो, शब्द में उलझे हो, जागो, यह ज्ञान नहीं है, यह सब उधार है, यह सब बुद्धि की जाल है, अनुभव नहीं, इसमें रंच मात्र भी सार नहीं है, कब तक अपने को भरमाए रखोगे। तो मतलब ओशो कंक्लूड कर रहे हैं कि दो इंसिडेंट है अष्टावक्र के बारे में ज्ञात, कि एक तो जन्म से पहले की, जो गर्भ से ही वो कहते हैं अपने पिताजी को कि किस मायाजाल में पड़े हुए हो, जागो, शब्दों में उलझे हुए हो। ये सारे शब्द बुद्धि का बनाया हुआ एक मायाजाल है, अनुभव नहीं कर पा रहे अपने आप को, इसमें कोई सार नहीं है, इसमें बस भ्रम में रखने के लिए है। और दूसरी घटना के बारे में बोलते हैं, जो राजमहल में हंसना पंडितों का और कहना अष्टावक्र का, कि जीवन में देखने को दो दृष्टि है, एक आत्मदृष्टि और एक चर्म दृष्टि। चमार चमड़ी को देखता है, प्रज्ञावान आत्मा को देखता है। तो दूसरी घटना यह है कि जो राजमहल में विशाल चर्चा हो रही थी आत्माओं के बारे में, ज्ञान के बारे में, तब वो 12 साल का लड़का ये बोलता है कि हमारे पास दो दृष्टि होती है, एक है आत्मदृष्टि और एक है चर्म दृष्टि। एक जो आत्मा को देख सकता है और एक सिर्फ बाहरी रूप, बाहरी आकार, इस संसार को देख सकता है, नथिंग एल्स। तो प्रज्ञावान होता है और एक चमड़ी को देखने वाला, चर्म दृष्टि वाला होता है। तुमने गौर किया, चमार तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता ही नहीं, वह जूते को देखता है। अच्छा, अगेन बोल रहा हूं मैं कि यहाँ शब्द जो चमार यूज हो रहा है, मेरे ख्याल से बहुत पहले जो ओशो ने यूज किया है, तो ये किसी जाति सूचक शब्द नहीं है। ये कोई ऑफेंड मत होना इस चीजों पर देख के, बी ओपन माइंडेड, कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रोफेशन था, इसलिए देखो इसको मोची कहते हैं आज के टाइम में, तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि मोची तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता ही नहीं, वो जूते ही देखता है। असल में मोची जूते को देखकर सब पहचान लेता है तुम्हारे संबंध में कि आर्थिक हालत कैसी है, सफलता मिल रही है या विफलता में है, भाग्य कैसा चल रहा है, सब वह जूते में लिखा है। जूते की सिलवटें कह देती है, जूते की दशा कह देती है। जूते में तुम्हारी आत्मकथा लिखी है, वह मोची, वह चमार पढ़ लेता है। जूते में चमक, जूते का ताजा और नया होना, वह मोची तुमसे प्रसन्नता से मिलता है। जूता ही उसके लिए तुम्हारी आत्मा का सबूत है। मतलब बोला जा रहा है कि वो एक प्रोफेशन में ऐसा होता है कि वो सिर्फ जूते देख के ही तुमको
पढ़ने की कोशिश करता है, तुम्हारी हर चीज को जानने की कोशिश करता है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति, तुम्हारी सफलता विफलता, तुम्हारी जिंदगी में कितनी खुशहाली है, वो हर चीज उससे कैलकुलेट कर लेता है विदाउट लुकिंग एट योर फेस। दर्जी कपड़े देखता है, दूसरे प्रोफेशन की बात हो रही है, दर्जी कपड़े देखता है, तुम्हारा कोट कपड़ा देखकर समझ लेता है कि हालत कैसी है। सबकी अपनी बंधी हुई दृष्टियां हैं। वो बोल रहे हैं कि हर कोई अपने अपने दृष्टिकोण में बंधा हुआ है। वो वही देखता है जिस दृष्टि के लिए वो ट्रेंड है, और उसी से वो दुनिया को आंकने की कोशिश करता है। उसके बियॉन्ड वो जा नहीं पाता, उस घेरे को वो तोड़ नहीं पाता। ये सब ओशो क्यों बोल रहे हैं? उसी बात के लिए कि हर इंसान, हम इंसान भी वैसे ही हैं। कहने को हम अपने आप को विद्वान कह सकते हैं, पंडित कह सकते हैं, बहुत ही स्कॉलर कह सकते हैं, पर हम सभी एक ऐसी छोटी दृष्टिकोण में कभी कभी बन जाते हैं, और उसी दृष्टिकोण से दुनिया को, हर किसी को देखने की कोशिश करते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट हम द रियल थिंग, द आत्मदृष्टि नहीं पा पाते। चलो आगे देखते हैं। सिर्फ आत्मवान ही आत्मा को देखता है, उसकी कोई दृष्टि नहीं होती, उसके पास दर्शन है, दृष्टि नहीं। तो ये तो हो गया, ओशो ने यहां पे कंप्लीट किया अष्टावक्र के बारे में 2 घटनाएं। उसके बाद फिर स्टोरीज दूसरी चालू होती है, वो हम एपिसोड 3 में करेंगे। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखा। आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये एपिसोड अष्टावक्र महागीता का अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे। एपिसोड 1 भी है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एपिसोड 2 का लिंक मैं यहाँ दे देता, एपिसोड 3 का लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा जब एपिसोड 3 में पब्लिश करूँगा। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड कमेंट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, आपको कैसा लग रहा है, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है अगर ये सुने हैं तो, या आपने ये बुक पहले पढ़ी है क्या? क्योंकि मुझे किसी ने रिकमेंड किया था अष्टावक्र गीता, सिमिलरली ताओ उपनिषद, ये 2-3 किताबें हैं, गीता दर्शन, ये सब चीज़ें मैं पढ़ना चाहता हूँ, एंड आई एम पैरेलली उसको रिकॉर्ड करके पोस्ट भी करना चाहता हूँ, ताकि मेरे साथ अगर कुछ लोगों को फ़ायदा मिल जाए तो अच्छी बात है। Knowledge should always be spreaded. So see you in the next episode. Till then, stay healthy, stay happy. Peace.